हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो जैसा कि हमने 2 शिफ्टों का रिव्यू आज का कर दिया है, जिसमें हमने 22 मार्च की पहली शिफ्ट देखी, जिसमें मेरा खुद का एग्ज़ाम था और उसकी मैंने डिटेल वीडियो भी डाल दी है। एक वीडियो में मैंने पूरी शिफ्ट का एनालिसिस किया है, हार्ड शिफ्ट या पैटर्न चेंज ये सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है। बाकी उसके बाद जो मैंने अगली वीडियो डाली थी उसमें मैंने जीके के सारे क्वेश्चन रिव्यू करा दिए हैं। अब उसके बाद हमने सेकंड शिफ्ट का रिव्यू भी कर लिया था। अब बारी है हमारी आज की, जो लास्ट शिफ्ट हुई थी हमारी थर्ड शिफ्ट। बताया जा रहा है कि ये वाली शिफ्ट थोड़ी हार्डर साइड थी, ऐसा मुझे कई बच्चों ने बताया। तो देखते हैं कि क्या ये हार्ड थी। जीके के क्वेश्चन से ही शिफ्ट ज़्यादातर आजकल डिसाइड हो रही हैं कि जीके अगर आसान है तो फिर शिफ्ट आसान है, और जीके अगर मुश्किल हो गया तो फिर वो शिफ्ट भी मुश्किल हो गई। मैथ में तो वही मैथ और रीजनिंग अपना चल रहा है, बाकी कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है तो हार्डर साइड है मैथ, वरना जैसा प्रीवियस ईयर वेस्ट होता है वैसा हमारा चल रहा है। तो चलो देखते हैं फिर जो भी हमारे क्वेश्चन आज के पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। वीडियो लेट आपको पता ही है, कितनी बार मैं ये वाली बात बता दी है ना। वही बात है, वीडियो लेट इसलिए हो जाती है, सारे क्वेश्चन आने में टाइम लगता है, बच्चे वहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद बच्चों को घर भी जाना होता है, तो जल्दी जल्दी में कुछ ही क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं। तो जब तक क्वेश्चन भेजते नहीं हैं हमारे पास, कम से कम 25-30 क्वेश्चन नहीं हो, तब तक हम वीडियो लेके भी नहीं आते। तो इसलिए वीडियो लेट हो जाती है आने में, बाकी क्वेश्चन आपको सारे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था हमारा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी इकोनॉमी, या हड़प्पन सिविलाइजेशंस इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। आपका जो भी क्वेश्चन हुआ करे, मैं इसमें तो मैंने आपको आंसर दिखा दिया है। मैं अगली वीडियो मतलब अगला जो क्वेश्चन होगा उससे हम आंसर शो नहीं करेंगे, पहले आप उस आंसर को अपना कमेंट में लिख के करिए, फिर हम कमेंट से वो मतलब आप आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक भी याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सब रिलेट होकर बनने हैं। मैंने हिसाब लगा लिया है, मैंने 9 शिफ्टें एनालाइज पहले कराई थी, मैं फिर एग्ज़ाम देने गया, तो मतलब ऐसे मान लो 20 से जो हमारे 30% तक है ना, वो तो रिपीट ही हो रहे हैं, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी हमारी, उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, वो थी हमारी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका आंसर होगा हमारा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमने डिटेल भी लिखी है, उस डिटेल को भी आपको पढ़ें, हम खुद ही करा दें उसको, लेकिन आपको उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो उसी से बनेगा। चलिए देखते हैं। डेस्पाइट देयर अर्बन प्लानिंग एंड ट्रेड विद मेसोपोटामिया, देयर फाउंडेशन वोज ए सरप्लस इन क्रॉप्स लाइक बार्ले एंड पीस, है ना। शहरी नियोजन और मेसोपोटामिया के साथ व्यवहार के बावजूद उसकी नींव जो और मटर जैसी फसलों के अधिशेष पर टिकी थी। उसके बाद डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, या जिसको पेस्टोरलिज्म भी कहते हैं, प्लेड ए क्रूशल रोल एलोंगसाइड फार्मिंग। खेती के साथ साथ पशुपालन, जिसको हमने पेस्टोरलिज्म भी बोला, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट वाज ए की फीचर ऑफ 1991 रिफॉर्म रिगार्डिंग ट्रेड एंड टैक्सेशन। फिर देखो, ट्रेड एंड टैक्सेशन और ये 1991 का रिफॉर्म, सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में कराया, रिपीट हो गया। यही फ़ायदा होता है एनालिसिस देखने का, रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, बताओ इसका आंसर कमेंट में, है ना। आप कमेंट में भी इसका आंसर बता सकते हैं, और जो है आप वीडियो रोक के भी, अगर आपको जैसा लगता है कि वीडियो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतनी देर रुकेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो को, तो आपको ऐसा लगता है तो आप जो है इसका वीडियो को रोक के भी इसका आंसर देख सकते हैं। इसका जो मेन फोकस था, है ना, सुधारों की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स रेशनलाइजेशन। देखो इसका आंसर, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स। अब देखो, द फोकस वॉज ए इनकरेजिंग ग्लोबलाइजेशन इरीगेशन बाय लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स। मुख्य ध्यान व्यापार बाधाओं को कम करके वैश्विक एकीकरण को प्रोत्साहित करने का था। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है मुझे, 1 मिनट दो यार। हाँ, अब करते हैं जरा। मुख्य ध्यान व्यापार बाधाओं को कम करके वैश्विक एकीकरण को प्रोत्साहित करने का था। दीज रिफॉर्म्स एम्ड टू बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टैक्स रेट रिडक्शन। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ऑप्शन मैंने आपके छुपा दिए, आप अपना जो है आंसर जो भी है कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी, हमको पैसे मिलने की आशंका ज़्यादा बढ़ेगी, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। चलो
वॉज द लीडर ऑफ द फेमस पाइका रिवोल्ट ऑफ 1817 इन उड़ीसा। उड़ीसा में 1817 के प्रसिद्ध पाइको विद्रोह के नेता कौन थे? ऐसा ही एक क्वेश्चन संथाल पूछा था, पता नहीं, हाँ संथाल रिवेलियन पूछा था शायद, वो क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा है। अब इसमें पाइका रिवेलियन पूछ लिया है ना। दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा बक्सी जगबंधु, है ना इसका आंसर बिरसा मुंडा होगा, ना ही कुन्हू मुर्मू होगा, और ना ही सुरेंद्र साई होगा। इसका आंसर होगा हमारा बक्सी जगबंधु। देखते हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन भी मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप उसको भी अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ही वॉज ए मिलिट्री कमांडर ऑफ किंग ऑफ खुर्दा या खुर्दा, जो वह खुर्दा के राज्य के सैन्य कमांडर थे। द रिवेलियन वॉज एन आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो हमारी कंपनी थी उसके खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर डिस्क्राइब्ड, किस हमारा जो मौर्य समाज है वो किस पुस्तक में वर्णित है ना, बताओ किस में वर्णित है, ये करो अटैम्प्ट। तो हमारा मौर्य समाज ये वर्णित है किस में? इंडिका में, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, या राजतरंगिणी में? बताओ। इसका आंसर होगा हमारा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के राइटर भी आप कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं बताता हूँ पहले। अर्थशास्त्र जो है हमारी रिटन बाई कौटिल्य, जिसको हम और किसी नाम से भी जानते हैं, रिटन बाई चाणक्य कौटिल्य है। इट इज़ फोकस्ड ऑन पॉलिटी, है ना, जो हमारी पॉलिटी पर फोकस है। इनको जानते हैं हम किसके? एक तो चाणक्य हो गया नाम, एक हो गया इनका कौटिल्य, और एक नाम है इनका विष्णुगुप्त। तो ये चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखित यह राजनीति, जासूसी और वित्त पर केंद्रित है। और मैगस्थनीज ने जो लिखी थी इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन स्पेशली ऑन पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैगस्थनीज की क्या बोलते हैं, मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उसको विशेष रूप से पाटलिपुत्र के प्रशासन पर जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था सिटीजनशिप बाय बर्थ इज ग्रांटेड टू द दोज हु बोर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड 1 जुलाई 1987 अंडर विच सेक्शन। सेम टू सेम इसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था हमारा, पिछले शिफ्ट में बना है। जिसने वो शिफ्ट का रिव्यू देखा होगा और वो इस शिफ्ट को एग्जाम को देने गया होगा, लेकिन वो देखा कहाँ से होगा, क्योंकि हमने तो वो शिफ्ट 8 बजे अपलोड करी है, पेपर तो पहले ही हो गया था। चलो कोई नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आने में टाइम लग गया था, अगली बार से हम थोड़ा पहले ही वीडियो लेकर आया करेंगे। और एक दिन पहले भी अगर कोई वीडियो देख लेता है तो अगले शिफ्ट में भी उतना ही लाभ होता है। आप ये बात भी ध्यान रखना। जो हमारा 26 जनवरी 1950 और जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए लोगों को किस धारा के तहत जन्म से नागरिकता प्राप्त दी जाती है? तो किसके तहत दी जाती है बताओ? ये है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंडर हम ये उसको सिटीजनशिप दे देते हैं जो ऊपर हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फिर अगला क्वेश्चन। तो एज पर सेक्शन 3(1)(a) ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर्सन बोर्न इन दिस पीरियड आर सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3(1)(a) जो है उसके अनुसार इस अवधि में पैदा हुए व्यक्ति माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना नागरिक हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसपी ऐसे जिनको बोलते हैं। तो राज्य लोकसभा आयोग जो है हमारा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है बताओ? जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी कौन करता है? ये करता है हमारा कौन? प्रेसिडेंट या और कोई? ये करता है हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसके बारे में काफ़ी जानकारी है हमारे पास, लिख के लाए हैं। अंडर आर्टिकल 316 द गवर्नर अपॉइंट्स देम फॉर 6 ईयर और अंटिल एज 62, है ना। इनमें से 2 जो भी पूरे हो जाएंगे तब तक के लिए उनका कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल उन्हें 6 साल या 62 साल की उम्र तक नियुक्त करते हैं। अब इनका रिमूवल इज डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनको देखो अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन इनको रिमूव कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा एक अधात्विक गैर या जिसको गैर धात्विक बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या हमारा जो आयरन है लोहा वो अधातु है? क्या हमारा बॉक्साइड जो होता है क्या अधातु है? क्या हमारा सोना अधातु है? यह अधातु होगा हमारा चूना पत्थर। तो इसका आंसर होगा हमारा चूना पत्थर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
लेकिन उससे पहले इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्या पता इससे क्वेश्चन बने। लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड लैक्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो हमारा चूना पत्थर होता है एक अपसादी चट्टान है और इसमें धात्विक गुणों का अभाव होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती हैं? जो सेडिमेंट से बनती हैं, है ना। जैसे इग्नियस रॉक हुई, वो टूट के गई और उसके सेडिमेंट्स कहीं जमा हो गए, तो वहाँ पर बन जाएगी हमारी सेडिमेंट्स रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, है ना। अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड माइका, जिप्सम एंड कोल। अधात्मिक खनिजों के अन्य उदाहरण में अभ्रक, जिप्सम और कोयला शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर वॉज द रणजी ट्रॉफी फर्स्ट प्लेड। जो रणजी ट्रॉफी था हमारा, वो सबसे पहले किस वर्ष खेली गई थी, बताओ। चलो देख लिया होगा आपने क्वेश्चन और आंसर भी कर दिया होगा। ये खेली गई थी हमारी कब? 1934 टू 1935, है ना। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड ऑन 4 नवंबर 1934 बिटवीन मद्रास एंड मैसूर। जो हमारा पहला मैच था 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था, यानी कि जब हम गुलाम थे। इट इज़ नेम्ड आफ्टर कुमार श्री जी रंजीत सिन्हा जी, है ना, रंजीत सिंह जी ऐसे। द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। इसका नाम कुमार श्री रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 विच कंट्री वॉज नॉट इन द टॉप 3। तो जो हमारे स्टैनफोर्ड में ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष 3 में नहीं है। करंट का क्वेश्चन है हमारा, वो भी 2025 के करंट का क्वेश्चन है हमारा। बताओ कौन सा नहीं है। तो इसमें टॉप पे नहीं है हमारा यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। देखो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। द यूके रैंक्ड 5th वाइल साउथ कोरिया टुक द 4th स्पॉट। यूके 5वें स्थान पर रहा, जबकि साउथ कोरिया जो था हमारा वो रहा 4थे स्थान पर। द इंडेक्स मेजर्ड AI रिसर्च, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह जो हमारा इंडेक्स है अनुसंधान, अर्थव्यवस्था और बुनियादी जो हमारा ढांचा होता है उसको मापता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर वॉज बाल गंगाधर तिलक अरेस्टेड फॉर सेडिशन एंड सेंट टू, कहाँ, कौन सी जेल? मांडला जेल। तो बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के लिए किस वर्ष गिरफ्तार करके मांडला जेल भेज दिया गया था? करिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका आंसर होगा हमारा 1908, है ना, 1908 में ये काम हो गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट और फिर इंफॉर्मेशन। ही वॉज सेंटेंस टू 6 ईयर फॉर हिज राइटिंग इन द केसरी न्यूज़पेपर। केसरी अखबार में उनके लेखों के लिए उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अभी बताइए, जो हमारे इन्होंने 2 न्यूज़पेपर रिलीज़ करे थे, एक कौन सा था? मराठी, एक था केसरी। अब मराठी किस भाषा में था और केसरी किस भाषा में था, बताना है। ड्यूरिंग हिज टाइम इन मांडले बर्मा ही रोड द फेमस बुक गीता रहस्य। मांडला या बर्मा जी के समय उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखे थे। बताना जरूर कमेंट में क्या था उसका आंसर, कि मराठी न्यूज़पेपर किस भाषा में था और फिर ये केसरी किस भाषा में था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच पेयर ऑफ स्टेट हैड लिटरेसी रेट अबव 80%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों की साक्षरता दर 80 से अधिक है? बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये आया बढ़िया आंसर। क्या यूपी और बिहार, क्या त्रिपुरा और जो हमारा गोवा है, या राजस्थान और हरियाणा, या फिर उड़ीसा और झारखंड? देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, काफ़ी पिछड़े यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे सारे ऑप्शन जो हैं, जहाँ पे मतलब हम लिटरेसी के बारे में थोड़ी कम बातें सुनते हैं। लेकिन इसका आंसर फिर भी होगा हमारा त्रिपुरा और गोवा। यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 80% है ना। दोनों का पेयर 80% है, ऐसा नहीं एक की 80% है, दोनों ही 80% से एबव में। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे पहले इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो त्रिपुरा जो लिटरेसी रेट हमारे त्रिपुरा की वो है 87.22 एंड गोवा वॉज 88.70 इन 2011। एज ऑफ जून 2025 FS डेटा बोथ हैव सरपास 95। जो हमारा 2025 का FS का जो डेटा है उसमें ये दोनों 95 को क्रॉस कर चुके हैं। विच ग्रुप 17 एलिमेंट इज फाउंड एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। बताओ इसका आंसर। समूह जो हमारा 17 है पीरियोडिक टेबल में, उसका कौन सा तत्व ऐसा है जो कमरे के ताप पर गैस रूप में पाया जाता है? बताओ। क्या ब्रोमीन है? वो ब्रोमीन तो लिक्विड होती है, और आयोडीन शायद जो है सॉलिड होता है, और ये फ्लोरीन हमारी ये गैस है, बाकी एस्टेटिन भी सॉलिड ही होता शायद, हाँ सॉलिड ही होता फ्लोरीन। इसका आंसर होगा हमारा फ्लोरीन।
इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और अगला क्वेश्चन सेम वही हमारा जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है वही। बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड, जो मैंने अभी बताया था। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन, इनको हेलोजन भी बोलते हैं या ग्रुप 17 के तत्व भी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 2026 हेड। भारतीय लाइट हाउस जो हमारा लाइट हाउस है उसका महोत्सव का जो 2026 का तीसरा संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था हमारा, बताओ कहाँ पे, ये किया गया हमारा विशाखापट्टनम में। इसका आंसर होगा सही विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट, इट टुक प्लेस एट MGM पार्क विशाखापट्टनम ऑन जनवरी 9 to 10 2026। यह 9 से 10 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम के MGM पार्क में आयोजित हुआ। आंध्र प्रदेश फर्स्ट लाइट हाउस म्यूजियम वॉज ऑल्सो अनाउंस ड्यूरिंग दिस इवेंट। इस कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के पहले लाइट हाउस संग्रहालय की घोषणा भी की गई। सारे फैक्ट बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल वीडियो में जो जो बात आपको बताई जा रही है, एक एक चीज़ काम की है, एक एक चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से, मैं ये नहीं कहता वीडियो को 2x पे देखो, लेकिन पूरी वीडियो में एक एक फैक्ट को मिस मत करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ये, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने हैं। रिव्यू हमें कई लोगों ने दिया है जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी है, क्योंकि कुछ तो मैं खुद कह देता हूँ वीडियो देखना है तो उनसे रिव्यू भी ले लेता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट विद 6 month अप्रूवल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने की मंजूरी के साथ अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। बताओ इसका आंसर, बताओ अधिकतम जो मैक्सिमम जो उसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है राष्ट्रपति शासन की, तो हो सकती है हमारी 3 ईयर। 3 साल से ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा है ड्यूरेशन इसकी, 3 साल से ज़्यादा नहीं जा सकती। चलो, इनिशियली इम्पोज फॉर 6 month, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 month। 3 साल तक अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 6 महीने के लिए लगेगा और 6 महीने के अप्रूवल लेने पड़ेंगे हर बार। तो 6 महीने के अप्रूवल कौन देगा, संसद देगा, और 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बियॉन्ड 1 year द इलेक्शन कमीशन मस्ट क्लेरिफाई दैट इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड। 1 वर्ष से अधिक के लिए चुनाव आयोग को यह प्रमाणित करना होगा कि चुनाव आयोजित नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन देखो, what is formed when two wave of equal frequency and amplitude travel in opposite direction। समान आवृत्ति और आयाम वाली दो विपरीत तरंगे विपरीत दिशाओं में चलने पर क्या बनाती हैं। बताओ क्या बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। तो ये बनाती है हमारी क्या, साउंड वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, या रेडियो वेव्स, या लाइट वेव्स। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग वेव्स। देखते हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल। These waves have stationary points called nodes and maximum amplitude point called antinodes। अब ये नोट्स वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था और किसी और सेंस में भी, इसका आंसर भी नोट्स था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जो मेरी शिफ्ट थी। इन तरंगों में स्थिर बिंदु होते हैं जिन्हें नोट्स कहा जाता है, और अधिकतम आयाम वाली बिंदु एंटीनोड्स कहलाती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद टाइम एट स्पेसिफिक पॉइंट। विशिष्ट बिंदुओं पर कणों का विस्थापन समय के साथ नहीं बदलता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये तो सभी बता देंगे, बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। 8 डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, या डंकन पैसेज होगा। सिमिलर एंड कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन ऊपर वाले 3, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो ये होगा हमारा कौन सा, 10 डिग्री चैनल। तो ये हमारा 10 डिग्री चैनल इसका आंसर होगा। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्लस अगला क्वेश्चन, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर वाइड एंड लोकेटेड है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यह लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY लॉन्च्ड। तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी। ये देखो सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको ये मत समझा करो कि बिल्कुल डिट्टो वही सेम क्वेश्चन आएंगे, वही सेम यहाँ पे ऑप्शन होंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बच्चे एग्जाम में से निकलते हैं, जो क्वेश्चन याद रह जाते हैं जिस भी फॉर्मेट में या जिस रूप में, वो वैसे ही बता देते हैं और फिर हम उनको वैसे ही उसी तरीके से आपको करा देते हैं। अब उसके साथ साथ हम फैक्ट एक्स्ट्रा इसलिए बताते हैं कि अगर उससे क्वेश्चन नहीं बना होगा तो उसके आसपास की किसी फैक्ट से बना होगा, तो आप उसमें अपना आंसर चेक कर सकते हैं और अगले शिफ्ट वालों को तो मदद उससे हो ही जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी। बताओ। तो ये शुरू की गई थी हमारी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा सन 2000 में पूरे, है ना। बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देखते हैं। तो ये लॉन्च बाई PM अटल बिहारी वाजपेयी ऑन 15 दिसंबर 2000 पूरे। और इसका गोल क्या था, इट्स गोल इज़ टू कनेक्ट रूरल एरिया विद ऑल वेदर रोड्स।
इसका जो लक्ष्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन बैकवर्ड रूरल डिस्ट्रिक्ट। जो पिछड़े ग्रामीण जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ क्या था इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्या इसका आंसर फ्री हेल्थ केयर होगा? क्या इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री बेज एम्प्लॉयमेंट? या इसका आंसर होगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र? या आंसर होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? तो इसका आंसर होगा हमारा सप्लीमेंट्री बेज एम्प्लॉयमेंट या पूरक मजदूरी रोजगार। यही था पिछड़े जो ग्रामीण जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। देखते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। इट इज़ एम्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनहेंस फूड सिक्योरिटी थ्रू एसेट क्रिएशन। इसका उद्देश्य है रोजगार पैदा करना और संपत्ति निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना था। फैक्ट इसका ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ध्यान रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलो सम अप करते हैं वीडियो को। अभी थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं। करिए वाला क्वेश्चन, दावंडी था या फिर जिसको थंडवई भी कहते हैं, इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। दवंडी या थंडवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक यंत्र है? बताइए इसका आंसर। सारे ये साउथ इंडिया के नेम है और साउथ इंडिया के वो लग भी रहा है ना। इसका आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ अ परकशन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए डमरू यूज्ड इन मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। यह डमरू के आकार का एक तालबद्ध यंत्र है जिसका उपयोग मदुरई मीनाक्षी मंदिर में किया जाता है। इट इज़ ऑफन प्लेड अलोंगसाइड नादस्वरम ड्यूरिंग प्रोसेसन। तो यह जुलूसों के दौरान इसको जो है अक्सर नादस्वरम के साथ भी बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हाँ, यह है ना क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम और जलवायु के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? तो वेदर इज ए लॉन्ग टर्म, क्लाइमेट इज शॉर्ट टर्म। वेदर इज ए शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म। या बोथ आर सेम या नीदर कैन चेंज। पता है इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हाँ बी। वेदर इज हमारा शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म। तो जो हमारा वेदर होता है वो जैसे हम बात करते हैं कि आज का मौसम कैसा है, कभी हमने ये बात की होगी आज की जलवायु कैसी है। जलवायु की बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है या जो हमारी यूके की जलवायु कैसी है। तो जो जलवायु में डेटा लिया जाता है वो मतलब मिनिमम या अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 30 साल के डेटा के हिसाब से बताई जाती है। ऐसा थोड़ी कि आज गर्मी हो गई तो हम कल को कह देंगे भारत की जलवायु गर्म है, परसों को बरसात हो गई, इसका भारत की जो जलवायु वर्षा वाली है, और फिर ठंड पड़ने लगती है हमारे यहाँ तो बार बार चेंज होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार हम कहते रहेंगे जलवायु में कम से कम जो है हमें 30 साल का डेटा लेना होता है, उसके हिसाब से बतानी होती है जलवायु। तो जो जलवायु का कॉन्सेप्ट है हमारा वो लॉन्ग टर्म है और जो ये हमारा वेदर है ये हमारा शॉर्ट टर्म है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट फिर देखते हैं हम नीचे कुछ। वेदर चेंजेस इन मिनट और डे, क्लाइमेट इज पैटर्न ओवर 30 ईयर्स और मोर। 30 साल का कम से कम डेटा हम लेते हैं इसमें। जो मौसम जो है वो तो मिनट मिनट में बदलता रहता है, लेकिन जलवायु 30 साल या उससे अधिक का पैटर्न है। व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी किसे कहते हैं? A river that separates from main river, a river that joins a large river, a river that flow into a sea, या a seasonal lake। किसको कहते हैं? इसका आंसर होगा हमारा a river that separates from a river that joins a large। इसको बोलते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। और अगर डिस्ट्रीब्यूटरी होता तो होता जब एक रिवर से मतलब एक बड़ी रिवर से छोटी सी नदी निकल जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और अगर कोई छोटी नदी आकर बड़ी नदी को ज्वाइन करती है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये हमारी सहायक नदी होगी आ रिवर या एक छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिब्यूटरी इंक्रीज विद द वाटर लेवल ऑफ मेन रिवर, एग्जाम्पल यमुना एंड सोन फॉर गंगा। जैसे यमुना और सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो ये उसका और ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ा देते हैं। आफ्टर कूनो विच साइट हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ सेकंड होम फॉर चीता इन एमपी। जो कूनो के बाद मध्य प्रदेश में चीता के लिए दूसरा घर किसे बनाया गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। ये है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको बनाया गया चीताओं का दूसरा घर। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे लोकेटेड इन मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट, चीतावर मूव्ड हेयर इन अप्रैल 2025। मंदसौर एंड नीमच जिलों में स्थित चीतों को अप्रैल 2025 में यहाँ स्थानांतरित किया गया था। एक नोट याद रखना, वीरांगना दुर्गावती इज़ बीइंग प्लान्ड एज ए थर्ड होम। जो हमारा वीरांगना दुर्गावती है उसको इन चीताओं का थर्ड प्लेस भी घोषित किया गया है या प्लान कर रहे हैं उसको। अगला क्वेश्चन हमारा, विच कमांड इज यूज टू कॉपी पेस्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताओ किसका? कॉपी पेस्ट है ना, कॉपी है सिर्फ, हाँ। तो कंट्रोल प्लस हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोल प्लस सी।
बहुत आसान क्वेश्चन, Ctrl+C। उसके बाद कुछ और है यहाँ पे लिखी हुई हैं शॉर्टकट की, उनको देख लेते हैं। Ctrl+B पेस्ट के लिए, Ctrl+X जो होती है कट के लिए होती है, Ctrl+A होती है सिलेक्ट ऑल के लिए। इन एक्सेल इफ़ हमारा ए जो वन है, हमारी सेल वन हो गई, जिसको बोल सकते हैं हम 10 है, और A2 हमारा 2 है, और A3 हमारा 6 है, तो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ A1 + A2 बाई A, मतलब A1 + A3 बाई A2। ये इसमें फॉर्मूला लगा, इसमें नियम लगेगा बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास के नियम से जो भी वैल्यू ठीक बैठेगी वो इसका आंसर होगी। तो बताओ कौन सा आंसर होगी, सॉल्व करके बताओ इसको। सोल्व कर रखा होगा नीचे मैंने कर। इसका आंसर होगा 13। कैसे बोर्ड मास रूल लगेगा इसमें, सबसे पहले डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद ही एडिशन होगा, तो डिवीजन करने के बाद एडिशन जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 13 आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। तो भारत में जो हमारे स्थित हैं अधीनस्थ न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हैंडलिंग सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, या हैंडलिंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट, या इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट। बताओ भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करो। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैंडलिंग सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामला को संभालना, ये इसका आंसर होगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दे ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट एंड फ्रॉम द बैकबोन ऑफ लोकल जस्टिस। तो ये भी आप फैक्ट्स के बारे में ध्यान रखेंगे, वे उच्च न्यायालयों की देखरेख में कार्य करते हैं और स्थानीय न्याय की रीढ़ बनते हैं। अगला क्वेश्चन, आंसर दिखा दिया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम जो है भारतीय खिलाड़ी कौन थे, बताइए। इसका आंसर बताइए। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पुलेला, गोपीचंद, या प्रकाश पादुकोण। क्या होगा इसका आंसर, पीवी सिंधु नहीं, साइना नेहवाल, ये इसका राइट आंसर होगा। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और फिर अगला क्वेश्चन। सी वोना ब्रॉन्ज मेडल इन 2012 लंदन ओलंपिक्स इन वुमेन सिंगल। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में महिला एकल में कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज, इसको कांस्य ही बोलते हैं। बर्ली पेंटिंग्स ट्रेडिशनली यूज वाइट पेस्ट मेड फ्रॉम राइस फ्लोर अप्लाइड विद। ये क्वेश्चन तो शायद पिछले शिफ्ट से रिपीट हो गया, या तो हमारी वीडियो में रिपीट हो गया या फिर ये एग्जाम में रिपीट हुआ होगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। बताओ जल्दी बताओ। बर्ली पेंटिंग्स को पारंपरिक रूप से चावल के आटे से बने सफ़ेद पेस्ट का उपयोग करते हैं, जिसे डस्ट में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, वो लगाया जाता है बैम्बू स्टिक में या बांस की छड़ी में। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, भाई देखो बहुत लोग एनालिसिस करा रहे हैं और बहुत लोग करा ही रहे हैं, है ना। अब हम भी उसी तर्ज पे करा रहे हैं, बस बात उतनी है, उनका चैनल बड़ा है और हमारा चैनल अभी नया। ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप टेंशन न लीजिए, ऐसा ग्रो हो जाएगा चैनल। अगर आप चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो करा सकते हो, सिर्फ आप लोग। मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, कंटेंट ऐसा डिलीवरी कर रहे हैं आपको। अभी तो मैं एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहा हूँ, अभी मेरा CGL का बस रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मैं एक बार फ्री हो जाऊँगा। अगर मेरा उधर सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ तक है ना, तो मैं फिर एक बार को फ्री हो जाऊँगा वहाँ से। नहीं भी होता है तो तैयारी आपके साथ मेरी चली रही है, कर लेंगे हम। बस फिर देखना कंटेंट में क्या और सुधार आता है। तो ये ऐसे मैं PDF से, है ना, PPT बना के भी मैंने शुरू में पढ़ाया था, PPT लेकर आया करूँगा, बहुत अच्छी वाली PPT, और कंटेंट ऐसा कि कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन हम। द एंड ऑफ द स्टिक इज च्यूज टू मेक इट सॉफ्ट फॉर यूज एज ब्रश। तो ब्रश के रूप में उपयोग करने के लिए छड़ी के सिरे को नरम करके चबाया जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन सा है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल, विंडो, या उबंटू। तो इसका आंसर होगा हमारा MS एक्सेल है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू को आपको बताना है कमेंट करके कि उबंटू क्या है ना, उबंटू को आप बताएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो था हमारा अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिड इंडिया कमिट टू 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। उबंटू भी यहीं लिखा हुआ, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना। तो आप क्या बताएं, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत 50% गैस जो गैर हमारा जीवाश्म ईंधन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। बताओ किस प्रोटोकॉल के तहत, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा क्या, कोयोटो, या पेरिस, या मॉन्ट्रियल, या फिर रामसर। इसका आंसर होगा हमारा पेरिस समझौता। तो पेरिस जो प्रोटोकॉल हमारा हुआ, उसके तहत जो है इंडिया ने एग्रीमेंट किया कितना, कमिट टू 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
शायद से लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, नहीं एक और है। तो विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड a strict ban on physical and mental punishment in school on December 15, 2025? हाँ, किस राज्य ने 15 दिसंबर 2025 को स्कूल में शारीरिक और मानसिक दंड पर कड़ा प्रतिबंध लागू किया है? कौन से राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। अच्छा हुआ हमारे स्कूल में नहीं है, मैं तो बहुत मारता हूँ बच्चों को। चलो, दिस द बैन इंक्लूड्स वर्बल एब्यूज, टॉन्टिंग एंड बिहेवियर्स कॉजिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो प्रतिबंध में जो मौखिक दुर्व्यवहार, ताने मारना और मनोवैज्ञानिक संकट पैदा करने वाले व्यवहार शामिल हैं। महाराष्ट्र ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। स्कूल में आप किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते और ना ही उसको मेंटली भी नहीं कर सकते, ताने भी नहीं मार सकते, है ना। हमने बोल दिया नहीं पढ़ता नहीं है तो फेल हो जाएगा, इतने में केस कर देगा वो, फिर करना अपना वकील। व्हाट इज़ द मिनिमम ईगो टू बिकम व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या है क्या है क्या है? बताइए बताइए। लोकसभा, कहीं इसका आंसर 25 ईयर तो नहीं है ना? बोलिए। इसका आंसर होगा हमारा 25 ईयर्स। और अगर ये बात होती राज्यसभा की तो वो हम आंसर हो जाता हमारा 30 ईयर्स। तो आंसर है इसका हमारा 25 ईयर्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एज पर आर्टिकल 84B द मिनिमम एज फॉर लोकसभा इज़ 25 वाइल राज्यसभा इज़ 30। अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। वीडियो जो है ख़त्म हुई हमारी। और आपको अगर हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो सब्सक्राइबर के लिए हम आपसे फिर से कहेंगे, कर लीजिए ना सब्सक्राइब, क्या ही जाएगा आपका। एक बस आपके मोबाइल में कुछ नहीं जाना, नहीं आपका डेटा जा रहा, बस एक बार क्लिक कर दीजिए। हमारा जैसे अभी 29 है, जैसे 30 होंगे ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट तो हम ला ही रहे हैं, यूट्यूब पे इतने लोग हैं उनको सब्सक्राइब कर रखा है, एक हमको भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा। करिए सब्सक्राइब, दबा नहीं गलत, चलो कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके एग्ज़ाम अच्छे जाए, मैं आपके लिए आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।